एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है इसको यूज किया जाता है एम्फिसाइज करने के लिए, ठीक है, इसीलिए इसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। सीधी सी बात है। कैसे एम्फिसाइज करने के लिए यूज किया जाता है वो एग्जांपल से समझ लेते हैं। मोहन हिमसेल्फ ड्रू दिस डायग्राम। मोहन हिमसेल्फ ड्रू दिस डायग्राम। अब ये एग्जांपल देखिए आप। इस सेंटेंस में जो हमने वर्ड्स यूज किए हैं, फ्रेजेस यूज किए हैं, अगर हम उनको आइडेंटिफाई करें फंक्शन वाइज, तो ड्रू तो हो गई मेन वर्ब, दिस डायग्राम हो गया इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है, मोहन हो गया सब्जेक्ट। अब हमें समझना है हिमसेल्फ क्या है। तो हमें देखने में लगेगा कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन ध्यान से देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो ये हो नहीं सकता। दो दिक्कत है। अगर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है तो ये ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद लिखा होता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो वर्ब के बाद लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये वर्ब के बाद तो लिखा नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी पहले से मेंशन ही है द डायग्राम, कि मोहन ने ड्रू किया, बनाया, क्या बनाया, डायग्राम बनाया, खुद को तो नहीं बनाया होगा, तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे डायग्राम है। तो सब्जेक्ट है मोहन, ड्रॉ करने वाला कौन है, मोहन, जो ड्रॉ किया उसने वो क्या है, डायग्राम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम तो है नहीं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो हम वैसे भी नहीं यूज करेंगे। तो फिर ये है क्या, सोचो एक बार, हिमसेल्फ। ये हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट ये है नहीं, दिस डायग्राम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है तो वर्ब के बाद लिखा होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन वर्ब के बाद होती है, पहले लिखा हुआ है, तो फिर ये ना ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं। फिर ये है क्या, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। ये है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। अब हमें समझना है इसका फंक्शन यहां पर क्या है एम्फेटिक प्रोनाउन का। तो देखो, अगर ये यहां पे नहीं लिखा होता, ये सेंटेंस तब भी ठीक था, मोहन ड्रू दिस डायग्राम, मोहन ने ये डायग्राम ड्रू किया, मतलब मोहन ने ये डायग्राम बनाया, तो ये सेंटेंस ठीक है, गड़बड़ नहीं है। लेकिन जब हम हिमसेल्फ लिख देते हैं ना, तो ये एम्फेसिस हो जाता है मोहन पर। मोहन हिमसेल्फ ड्रू, इसका मतलब मोहन ने खुद ही बनाया, किसी और ने ऐसा नहीं किसी और ने बनाया हो या किसी और ने बनवाया हो, उसने अपने आप ही ये बनाया। तो अगर हम यहाँ पे हिमसेल्फ लिख देते हैं तो हिमसेल्फ क्या कर रहा है, मोहन को इम्फिसाइज कर रहा है कि मोहन ने अपने आप इस मतलब डायग्राम को ड्रू किया। तो ये है एम्फेटिक प्रोनाउन जो इम्फिसाइज कर रहा है मोहन को। तो ये मोहन को इम्फिसाइज करने के लिए लिखा गया। तो हमें ये समझना है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और एम्फेटिक प्रोनाउन है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। फॉर्म तो सेम होती है, देखो ये जो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखे ना, यही हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन भी है, फॉर्म सेम है, फंक्शन अलग अलग है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है वो सेंटेंस में ना सब्जेक्ट होता है ना वो ऑब्जेक्ट होता है, उसका काम होता है केवल एम्फिसाइज करना किसी नाउन या प्रोनाउन को जिसके लिए वो यूज किया गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, ये हमें ध्यान देना है। तो इनकी फॉर्म सेम होती है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद लिखा जाता है। एम्फेटिक प्रोनाउन ना सब्जेक्ट होता है ना ऑब्जेक्ट होता है, वो किसी नाउन या प्रोनाउन को एम्फसाइज करने के लिए उसके साथ लिखा जाता है, बस ये ध्यान रखना है। एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं इसी बात को। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, द मैन हिमसेल्फ ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट। ठीक है। तीसरा, द मैन cut himself all those trees। अब ये सेंटेंसेस देखिए, यहां पर हमने वर्ब लिखी है ब्लेम्ड, यहां पर वर्ब लिखी है कट, ठीक है। सब्जेक्ट यहां पे लिखा है द मैन, यहां पर भी सब्जेक्ट लिखा है द मैन। बाकी हमें समझना है,
अब यहाँ पे जैसे फॉर द एक्सीडेंट है, ये तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, उसको तो समझ दो, ठीक है। अभी जो हिमसेल्फ हमने लिखा है, ये वैसे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए जो इसकी पोजीशन है उसके हिसाब से, ठीक है। लेकिन हमें पता है ब्लेम ट्रांसिटिव वर्ब है, ब्लेम डूइंग ट्रांसिटिव वर्ब है जो बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आ सकती, तो उसके साथ में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कि मैंने ब्लेम किया एक्सीडेंट के लिए, किसे ब्लेम किया, हाँ किसे किया ब्लेम, उसने तो खुद को ही ब्लेम किया होगा, या तो कोई और यहाँ पे लिखा होता, लिखा तो है नहीं, तो हम भी मान सकते हैं उसने खुद को ब्लेम किया। तो अगर उसने खुद को ही ब्लेम किया तो ऐसी सिचुएशन में हम हिमसेल्फ को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मानेंगे। फिर यहाँ पे हमने लिखा द मैन कट ऑल दोज ट्रीज, तो ये जो हिमसेल्फ हमने लिखा है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि पहली बात तो लॉजिकली गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये निकलेगा कि आदमी ने खुद को काटा, और दूसरी बात यहाँ पे लिखा है ऑल दोज ट्रीज, तो हम जान ही पा रहे हैं कि उसने खुद को नहीं, पेड़ों को काटा। तो जब हमें ये पता है कि इस कट वर्ब का ऑब्जेक्ट ऑल दोज ट्रीज है, तो हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट तो हुआ नहीं, तो अगर हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं हुआ, तो अगर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं दे तो क्या है, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब हमें ध्यान ये देना है कि ये जो हिमसेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद लिखना चाहिए। तो लिखो द मैन ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द एक्सीडेंट, ठीक है। ये जो हिमसेल्फ है ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, तो एम्फेटिक प्रोनाउन को वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि वर्ब का ऑब्जेक्ट ऑल दोज ट्रीज है, तो उसके बीच में हिमसेल्फ नहीं आना चाहिए, तो ये गलत है। अब हम क्या करेंगे, सही हो जाए तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि आप रियल ऑब्जेक्ट के बाद में एम्फेटिक प्रोनाउन को लिखो, आप ऐसे लिख दो द मैन कट ऑल दोज ट्रीज हिमसेल्फ, द मैन कट ऑल दोज ट्रीज हिमसेल्फ, तो सही हो जाएगा। या सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि एम्फेटिक प्रोनाउन को उस नाउन या प्रोनाउन के साथ लिखना चाहिए जिसको एम्फिसाइज करना है। तो हमें एम्फिसाइज किसको करना है, मैन को, तो हिमसेल्फ को मैन के साथ लिखो, लिखो द मैन हिमसेल्फ कट ऑल दोज ट्रीज। तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के डिफरेंस है, इसका हमें ध्यान रखना है कि एम्फेटिक प्रोनाउन को लिखिए उसके साथ में जिसको एम्फिसाइज करना है, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट होता ही है, उसको ऑब्जेक्ट के बाद लिखिए। पता कैसे चलता है कि कोई प्रोनाउन जो हमने लिखा है वो रिफ्लेक्सिव है एम्फेटिक है, तो उसके लिए आपको समझा दिया कि उनकी फॉर्म सेम होती है, फंक्शन जो होता है वो डिसाइड करता है कि एम्फेटिक है रिफ्लेक्सिव है। तो सेंटेंस पढ़िए, सेंटेंस पढ़कर देखिए, अगर आपको लगता है कि जो हिमसेल्फ है वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के फंक्शन में है तो फिर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वर्ब के बाद लिखिए। अगर लगता है कि नहीं ये ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अगर आप इस बात को समझ पा रहे हो कि हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं होगा। तो अगर ये एम्फेटिक प्रोनाउन होगा तो इसको उस नाउन या प्रोनाउन के साथ लिखिए जिसको एम्फेसाइज करना है, ठीक है। चलो, तो ये एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद जो है अपने ध्यान रखना। एक यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, अब देखो बच्चों एक चीज समझना, सभी लोग आ जाओ। ये जो हमने सेंटेंसेस लिखे हैं इनमें ये जो प्रेफर लिविंग है ये वर्ब है, ठीक है। आई सब्जेक्ट है, प्रेफर लिविंग को पूरी को मैं एक साथ ही वर्ब कह रहा हूं, ठीक है, वर्ब है। हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, माई सेल्फ क्या है सोचना, ठीक। यहां पर आई सब्जेक्ट है, आई तो खैर सब में सब्जेक्ट है, एक बार लिख ही देते हैं, आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, ठीक है। डिजाइन्ड वर्ब है, दिस हाउस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, माई सेल्फ क्या है ये भी सोच लेंगे, ठीक है। वॉट वर्ब है, दिस हाउस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, माई सेल्फ जो है वो क्या है वो बाद में सोच लेंगे। इंट्रोड्यूस्ड वर्ब है, ठीक है। टू द चीफ गेस्ट प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, टू प्रेपोजिशन है, द चीफ गेस्ट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। माई सेल्फ क्या है अब ये सोच लेते हैं, आ जाओ। तो अब ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें जो माई सेल्फ है उसको छोड़ के बाकी सब कुछ हमें समझ में आ रहा है। अब आ जाओ शुरू करते हैं। ये जो माई सेल्फ है जहां पर इसकी पोजीशन है उसके हिसाब से तो हम इसको एम्फेटिक प्रोनाउन मानेंगे। आई माई सेल्फ इंट्रोड्यूस, इसका मतलब मैंने खुद ही इंट्रोड्यूस किया, किसे किसे इंट्रोड्यूस किया, मैंने खुद ही इंट्रोड्यूस किया, लेकिन किसे इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, ये नहीं बताया। तो इंट्रोड्यूस अभी हमने पढ़ा कि एक ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। ये कैसी वर्ब है, ये एक डूइंग ट्रांसिटिव वर्ब है विच मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट, जिसके साथ में एक ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख के सही कर सकते हो।
अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख के सही कर सकते हो, तो इसके साथ में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन आप ध्यान से देखो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये गलती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें इस माई सेल्फ को ऑब्जेक्ट मान लेना चाहिए, तो हमें माई सेल्फ को क्या मानना चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि मैंने इंट्रोड्यूस किया खुद को, चीफ गेस्ट के सामने अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो अगर हम माई सेल्फ को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मान लेंगे तो फिर वर्ब के बाद में आएगा, तो ये लो आंसर हो गया। तो अगर हम ऐसे लिख दें आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द चीफ गेस्ट, तो ये ठीक है। अब उसमें आ जाओ, यहां पर ये जो हमने लिखा है, अब देखो यहां पर कोई ये है ना जो हमने लिखा है, तो आई बॉट माई सेल्फ दिस हाउस जो हमने लिखा है, तो यहाँ पे बॉट वर्ब हो गई, दिस हाउस ऑब्जेक्ट हो गया, डिजाइंड वर्ब हो गई, दिस हाउस ऑब्जेक्ट हो गया। अब होता क्या है कि जो डिजाइंड है वो मोनोट्रांसिटिव वर्ब है, उसके साथ एक ही ऑब्जेक्ट आता है, बॉट डाई ट्रांसिटिव वर्ब है। ये जो डिजाइन है ना बच्चों, ये है मोनोट्रांसिटिव वर्ब, डिजाइंड जो है ये है मोनोट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। बॉट जो है वो है डाई ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक। तो बॉट के साथ तो हम क्या करेंगे, बॉट के साथ तो हम क्या करेंगे कि जो दिस हाउस है ये भी ऑब्जेक्ट है और माई सेल्फ है ये भी ऑब्जेक्ट है। डिफरेंस क्या है, ये जो माई सेल्फ है ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुम का रिप्लाई, दिस हाउस क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है व्हाट का रिप्लाई। तो दिस हाउस भी ऑब्जेक्ट है, माई सेल्फ भी ऑब्जेक्ट है, दोनों ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां पर क्या है कि डिजाइन माई सेल्फ दिस हाउस लिखा है ना, इसमें माई सेल्फ को ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि मोनोट्रांसिटिव वर्ब है डिजाइन, और डिजाइन वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वो पर्सन हो भी नहीं सकता, हाउस ही होगा, तो ऑब्जेक्ट है ये, तो फिर ये माई सेल्फ क्या हुआ, ये हुआ एम्फेटिक प्रोनाउन। अगर ये माई सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ तो हमने तो इसको वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में गलत लिख रखा है, या तो हम इसको लास्ट में लिखें, आई डिजाइंड दिस हाउस माई सेल्फ, मैंने अपने आप ये हाउस डिजाइन किया है, तो ये लिखो कि किसी से डिजाइन करवाया नहीं। या फिर हमें पता कि माई सेल्फ यूज किया गया आई को एम्फेसाइज करने के लिए, तो इसको आई के साथ लिख दो, तो लिख दो आई माई सेल्फ डिजाइंड दिस। तो कहने का मतलब ये जो सेंटेंस है ना थर्ड, ये सही है, इसमें माई सेल्फ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा होम का रिप्लाई, दिस हाउस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा व्हाट का रिप्लाई, बॉट डाई ट्रांसिटिव वर्ब होती है तो उसके साथ में हम दो ऑब्जेक्ट लिख भी सकते हैं, ठीक। अब फर्स्ट पे जाओ, फर्स्ट सेंटेंस में जो हमने माई सेल्फ लिखा है, एक मिनट बच्चों, आ जाओ बच्चों, देखो कहाँ उलझे हम भी, ठीक है। तो ये जो हमने सेंटेंस लिखा ना, ये हो गए सारे। अब आ जाओ फर्स्ट पे, आई प्रेफर लिविंग हियर माई सेल्फ। अब इसमें माई सेल्फ को क्या माने, क्या हम इसको ऑब्जेक्ट माने, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन माने, तो ऑब्जेक्ट आप मान नहीं सकते, क्यों, क्योंकि प्रेफर वर्ब का ऑब्जेक्ट लिविंग ऑलरेडी लिखा हुआ है, लिविंग जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है, उसके साथ ऑब्जेक्ट आता नहीं, भाई जो लिविंग है ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, आप प्रेफर कोई हम प्रेफर लिविंग कोई पूरी वर्ब मान रहे हैं ना, तो ये हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। तो ये हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो अगर ये इंट्रांसिटिव वर्ब है तो इसके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, तो क्या हम इस एम्फेटिक प्रोनाउन मान लें, तो आंसर है एम्फेटिक प्रोनाउन मानना भी थोड़ा इलॉजिकल लगेगा, क्यों, क्योंकि जैसे मैंने कहा आई माई सेल्फ डिजाइंड, तो इसका मतलब मैंने खुद अपने आप ये काम किया, किसी से करवाया नहीं, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है वो एम्फिसाइज करता है कि कोई काम जो है वो उस पर्सन ने अपने आप ही अपनी जिम्मेदारी से किया, ना कि किसी और से करवाया, ना किसी और के जोर दबाव से किया, ठीक है। तो जो हमने लिखा है प्रेफर लिविंग हियर माई सेल्फ, अगर हम माई सेल्फ को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माने तो भी ये थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा कि मैं अपने आप ही प्रेफर करता हूँ यहाँ पे रहना, तो क्या बाकी लोग होते हैं उनको कोई दूसरा प्रेफर करवाता है कहीं पे रहना, तो वो भी लॉजिकल लगेगा। अगर हम यहाँ पे बाई माई सेल्फ लिख दें तो ये फिर भी सही हो जाएगा। अभी जो बाई माई सेल्फ लिखा हमने, ये क्या हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक एडवर्ब फ्रेज बन गया और जिसका मतलब है अलोन,
बाय माई सेल्फ का मतलब अकेले, अपने आप, ठीक। तो बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब हम लिखते हैं, बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो इसका मतलब होता है अलोन, ये हमें ध्यान रखना है। बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब अलोन होता है, ये हमें ध्यान रखना है बस, ठीक है। ये सबको बेसिक बात ध्यान रखनी है कि बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब अलोन होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है कि ये भी यूज हमें सीखना है कि अगर हम बाई प्रीपोजिशन के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर लें तो इसका मतलब अलोन होता है। एक एग्जांपल मैं ऐसे और आपको समझा देता हूं। ही विल गो देयर बाय हिमसेल्फ। ही विल गो देयर बाय हिमसेल्फ का मतलब हो गया कि ही विल गो देयर अलोन, कि वो वहां अपने आप जाएगा अकेले और किसी के साथ नहीं। तो ये भी ध्यान देना कि अगर आपको ये अलोन वाला मीनिंग कभी चाहिए हो ना, तो बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना, उसका मतलब अलोन हो जाता है। तो हिमसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और एम्फेटिक प्रोनाउन है। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है तब कैसे यूज करते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन कैसे होता है तब कैसे यूज करते हैं, हमने डिस्कस कर लिया। बाई हिमसेल्फ क्या है, बाई हिमसेल्फ है एक प्रेपोजिशनल फ्रेज जो एडवर्ब का काम करती है और उसका मतलब अलोन होता है, ये भी हमें सीखना है, ठीक है। तो ये हमने एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डिस्कस करे। एक छोटा सा प्रोनाउन और है, आज इसको डिस्कस करके फिर चलेंगे। एक है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस इंग्लिश में दो होते हैं, एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर, ठीक है। ईच अदर का मतलब हम करते हैं यूज दो के लिए, वन अनदर का यूज हम करते हैं दो से ज्यादा के लिए, ठीक है। जैसे देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले ये समझना। मान लो ये पर्सन है ए, ये पर्सन है बी, ए ने बी को हेल्प किया, बी ने ए को हेल्प किया, ठीक है। तो उन्होंने सेम एक्शन को रेसिप्रोकेट कर दिया, रेसिप्रोकेट कर देना, रिवर्स कर देना। ए ने बी को हेल्प किया तो बी ने ए को हेल्प कर दिया, तो ये जो रिलेशनशिप है ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। ऐसी सिचुएशन में हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करते हैं जहां पर किसी एक ने किसी दूसरे के द्वारा किए गए एक्शन को ये रेसिप्रोकेट कर दिया, सेम रिपीट कर दिया, तो वो सिचुएशन में रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज होते हैं। अब अगर ये रेसिप्रोकेशन दो लोगों के बीच में हुआ तो हम यूज करेंगे वन अनदर, सॉरी ईच अदर। अगर ये रेसिप्रोकेशन दो से ज्यादा के बीच में यूज हुआ तो हम यूज करेंगे वन अनदर। एग्जांपल से देखो समझते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिखा, माय पेरेंट्स ऑलवेज ट्रस्ट वन अनदर। ऑल स्टूडेंट्स हेल्प्ड ईच अदर। तो यहां पे एक चीज देखो, ये जो हमने माय पेरेंट्स लिखा ना ये सब्जेक्ट है, ऑलवेज ट्रस्ट वर्ब है, वन अनदर ऑब्जेक्ट है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ऑल स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है, हेल्प्ड वर्ब है, ईच अदर ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब आपको एक चीज समझनी है क्या, कि ये जो माय पेरेंट्स हैं तो वो दो ही लोग होंगे, भले ही यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन ये तो पता है कि लोग दो ही होंगे, एक माता जी एक पिताजी, तो ये वन अनदर हमने गलत लिखा, ईच अदर लिखो। तो जब हमें पता चल जाए ये जो हम बात कर रहे हैं वो दो की बात कर रहे हैं तो फिर वहां पे ईच अदर लिखा करो। यहाँ पर हमने ऑल स्टूडेंट्स लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि ये बात दो की तो नहीं होगी, क्योंकि अगर दो की बात होती तो हम ऑल नहीं बोथ लिखते। तो अगर हम ऑल लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम बात दो से ज्यादा की कर रहे हैं, तो अगर दो से ज्यादा की बात कर रहे हो तो फिर ईच अदर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे वन अनदर लिखो। तो ये आंसर है। तो ईच अदर का यूज दो के लिए, वन अनदर का यूज दो से ज्यादा के लिए हमें करना है, ठीक है। सेंटेंस पढ़ने से कॉन्टेक्स्ट से आइडिया हमें पता लग ही जाता है कि हम दो की बात कर रहे हैं दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं।
both the teams fought really hard against each other, against one another. ठीक है, अब जैसे हमने लिखा है बोथ द टीम्स फॉट रियली हार्ड अगेंस्ट वन अनदर, ठीक है, तो ईच अदर का यूज हम दो के लिए करते हैं। अगर यहाँ पे बोथ ना लिखा हो थोड़े समय के लिए तो ये ईच अदर भी हम सही मान लेंगे। मान लो कोई 8-10 टीम्स की लीग हो रही है, तो हर एक टीम का मैच हर एक के साथ में हुआ, बहुत से मैच हुए, सबके लगभग सबके साथ मैच हुए, तो वन अनदर ठीक है, जस्टिफाइबल है कि 10 टीम है तो एक टीम ने 9 टीम्स के साथ में मैच खेला, तो वन अनदर उस कॉन्टेक्स्ट में ठीक है। द टीम्स फॉट रियली हार्ड अगेंस्ट वन अनदर। लेकिन जब हमने यहाँ पे बोथ द टीम्स लिख दिया तो बोथ द टीम्स है तो ये क्लियर हो गया कि ये दो ही टीम है जिनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर दो ही टीम है तो फिर वन अनदर गलत लिखा हुआ है। फिर ऐसे सिचुएशन में तो हमें ईच अदर का यूज करना चाहिए, ईच अदर। तो यहां पे लिखो बोथ द टीम्स फॉट रियली हार्ड अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। तो जब दो की बात हो रही हो तो ईच अदर यूज करना है, दो से ज्यादा के लिए वन अदर यूज करना है। ये इंग्लिश प्रोनाउंस में सबसे आसान और बेसिक प्रोनाउन होता है, ठीक है। चलो, मतलब सबसे आसान यही होता है, रेसिप्रोकल। फिर भी एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं इस पे। एक एग्जांपल लिखा मैंने बच्चों यहां पर, राम एंड श्याम looked dash looked at dash in the mirror, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन ए themselves, ऑप्शन बी each other, ऑप्शन सी ourselves, ऑप्शन डी वन अनदर, ठीक। ये हो गया, तो ये हमारे आंसर हो गए। चलो शुरू करो, बताओ क्या आएगा। themselves, each other, ourselves और वन अनदर। अब देखो एक चीज तो बहुत क्लियर है, क्या, कि वन अनदर तो आएगा नहीं क्योंकि हम दो की बात कर रहे हैं, राम और श्याम दो ही हैं। अच्छा, आवर सेल्फ्स भी आएगा नहीं क्योंकि आवर सेल्फ्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, उसका यूज हम कब करेंगे, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट वी हो। सब्जेक्ट वी तो है नहीं, राम और श्याम सब्जेक्ट है, राम और श्याम तो थर्ड पर्सन होते हैं, तो उनके लिए हम देमसेल्व्स आवर सेल्फ्स तो लिखेंगे नहीं, आवर सेल्फ तो तब से लिखेंगे जब सब्जेक्ट वी हो। तो आवर सेल्फ्स नहीं आएगा, वन अनदर नहीं आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो अब फिर आंसर क्या होगा, या तो ईच अदर या देमसेल्व्स। अब ईच अदर और देमसेल्व्स में आंसर क्या समझना, ईच अदर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, देमसेल्व्स है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है उसको देखो एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे मान लो ये राम है और ये श्याम है, ठीक है। राम ने श्याम को देखा, श्याम ने राम को देखा, तो ये रेसिप्रोकेशन है, ठीक है। लेकिन ये राम है, ये श्याम है और ये मिरर है। राम ने और श्याम ने मिरर में देखा, तो जिन्होंने देखा वही यहां पे दिखाई पड़े, तो ये रेसिप्रोकेशन नहीं, ये रिफ्लेक्शन है। अब अगर यहां पर इन द मिरर नहीं लिखा हो तो फिर ईच अदर ठीक है, राम एंड श्याम लुक्ड एट ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे को देखा, राम ने श्याम को देखा, श्याम ने राम को देखा। लेकिन आगे लिखा इन द मिरर, तो इन द मिरर का मतलब क्या है कि राम ने और श्याम ने मिरर के अंदर देखा। अब भले ही मिरर में राम ने श्याम को या श्याम ने राम को देखा, उससे मतलब नहीं है, बाहर जो देखने वाले लोग हैं और अंदर जो दिखने वाले लोग हैं वो सेम है, जो देख रहे हैं वही दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब ये रेसिप्रोकेशन नहीं है, रिफ्लेक्शन है। तो अब चूंकि ये रिफ्लेक्शन है तो ऐसे सिचुएशन में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे और ये गलत हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम लुक्ड एट देमसेल्व्स इन द मिरर। चलो दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा,
ऑल एम्प्लॉइज विश्ड डैश हैप्पी न्यू ईयर। दूसरा सेंटेंस, ऑल एम्प्लॉइज introduced dash to the chairperson। ठीक है, अब ये ब्लैंक्स फिल करो। यहां पे वर्ब है विश्ड, यहां पर वर्ब है इंट्रोड्यूस्ड। अब ये जो दोनों वर्ब्स ये हैं ट्रांसिटिव वर्ब है, इनका ऑब्जेक्ट लिखना है। देखो ऑब्जेक्ट क्या लिखोगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखोगे या रेसिप्रोकल प्रोनाउन लिखोगे। ऑब्जेक्ट्स ऊपर वाले ऑप्शन में से ही ले लो, जो ऊपर लिखे गए ऑप्शंस है ना, ईच अदर, वन अनदर, आवरसेल्व्स, देमसेल्व्स, वही ऑप्शंस हैं। बताओ आंसर। अब जैसे हमने कहा ऑल एम्प्लॉइज विश्ड, हर एम्प्लॉय ने विश किया, तो विश कैसे किया होगा? जिसने विश किया होगा उसने अपने आप को विश किया होगा, या मोहन ने मोहन को विश किया होगा, सोहन ने सोहन को विश किया होगा, या मोहन ने सोहन को और सोहन ने मोहन को विश किया होगा? तो हमें पता है कि रेसिप्रोकेशन, मोहन ने सोहन को विश किया तो फिर सोहन ने मोहन को वापस विश किया, तो ये रेसिप्रोकेशन है। रेसिप्रोकेशन है तो यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन लिखो वन अनदर। ठीक है, ऑल एम्प्लॉइज विश्ड वन अनदर हैप्पी न्यू ईयर। ठीक, उसके बाद दूसरे में जाओ, ऑल एम्प्लॉइज इंट्रोड्यूस्ड डैश टू द चेयरमैन। अब मोहन ने सोहन को इंट्रोड्यूस किया होगा, सोहन ने मोहन को इंट्रोड्यूस किया होगा, ऐसा हुआ होगा, या सोहन ने सोहन को और मोहन ने मोहन को इंट्रोड्यूस किया होगा? मान लो किसी कंपनी का चेयरमैन आया ऑफिस में, तो वहां पे जितने भी एम्प्लॉइज हैं कंपनी के, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो इंट्रोड्यूस कैसे किया होगा? एक दूसरे को, कि मैंने इंट्रोडक्शन दूसरे का दिया, दूसरे ने मेरा दिया, ऐसा हुआ होगा कि जिसने इंट्रोड्यूस किया होगा उसने खुद को ही किया होगा? सोचो, तो जिसने भी इंट्रोड्यूस किया होगा उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया होगा, अपना इंट्रोडक्शन दिया होगा। तो ये रिफ्लेक्शन है कि जो इंट्रोड्यूस कर रहा है वो खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है, दूसरे को नहीं। तो जो इंट्रोड्यूस कर रहा है और जिसका इंट्रोडक्शन हो रहा है वो सेम है, तो ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन है तो यहां पे लिखो देमसेल्व्स। तो ये आंसर है, ऑल एम्प्लॉइज इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स टू द चेयरमैन। तो ये हमारा आंसर है। तो आज की क्लास में हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, इनका डिस्कशन किया है। ठीक है, इनके यूसेस, इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, उनका डिस्कशन हुआ है। आप बढ़िया से इनका अपना रिवीजन करें, ठीक से नोट्स बनाएं। कोई छोटे मोटे डाउट, कंफ्यूजन, क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पर मैं अवेलेबल हूं, आप मुझे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप में से हालांकि कोई है नहीं, लेकिन एक दो बच्चे हैं जिनकी वजह से मुझे बात कहनी पड़ रही है, कॉल ना करें। मैं सबको मना करता हूँ, कॉल ना करें, कोई फायदा नहीं है कॉल करने का। ठीक है, अगर मुझे लगता है आपकी बात बहुत जरूरी है और इमरजेंसी वाली बात है, तो मैं आपको टाइम दे दूंगा कि यू कैन कॉल मी एट दिस टाइम, आप उस समय मुझे कॉल कर लेंगे। ठीक है, या हो सकता है मैं ही आपको कॉल कर लूंगा आपसे टाइम लेके, लेकिन आप कॉल ना करें। सिंपली मेंशन योर कंसर्न इन दी व्हाट्सएप चैट। व्हाट्सएप चैट है, आप उसमें अपना कंसर्न मेंशन करें, डोंट मेक कॉल्स। मैं, ठीक है, बाकी बस समझदार हो इतना काफी है। तो कोई छोटी मोटी बात है तो आप व्हाट्सएप पर चैट के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो, अगली क्लास में मिलते हैं तब।